सबसे जो पहली शर्त है यह है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। जो भारत का नागरिक होगा वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर पहुंच सकता है। ओके, हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम यश पटेल है। आज हम बात करते हैं एक छोटे से टॉपिक जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है एग्ज़ाम प्रोस्पेक्ट से। हम डिस्कस करते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ओके, सो फ्रेंड्स, हम इस टॉपिक को डिस्कस हम इसलिए भी कर रहे हैं आज क्योंकि अभी रिसेंटली जो हमारे सीजे आई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के सीजे आई थे, उनका जो कार्यकाल था वो कंप्लीट हुआ और उनके जगह पे जो न्यू सीजीआई थे 51 सीजीआई संजीव खन्ना, ये अपॉइंटमेंट का हुआ है। इसलिए हम डिस्कस करेंगे आज थोड़ा सा सीजीआई के बारे में और सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि भारत में किस तरीके का सिस्टम है, हमारे जुडिशरी सिस्टम में कौन यूनिटरी है, किस तरीके से हम थोड़ा इस पर हम बात करेंगे। ओके, सो यदि हम बात करें जुडिशरी ऑफ इंडिया मतलब भारत की न्याय प्रणाली के बारे में, जो भारत ने अमेरिका के संविधान से जस्ट अपोजिट यूनिटरी यानी कि एकीकृत यूनिटरी या जो जुडिशल सिस्टम है इसको हमने ऑप्ट किया है। ओके, सो सुप्रीम कोर्ट का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था ये 28 जनवरी 1950 को किया गया था। यह इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 से लिया गया था। ओके, सो यूनिटरी सिस्टम में कौन कौन से स्टेप हैं, कितने स्टेजेस होंगे, मैं आपको भी बता रहा हूँ। ओके, सो भारत की यदि हम एकीकृत न्यायपालिका की बात करें तो सबसे ऊपर जो स्थान आता है वो होता है आपका सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। ओके, जो पूरे इंडिया में सिर्फ एक होगा सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के बाद जो स्थान आता है वो होता है आपका हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय, जो आपके स्टेट बाय स्टेट होते हैं। अभी टोटल बात करें तो अराउंड 25 हाई कोर्ट हैं। ओके, इसके बाद उच्च न्यायालय के बाद बात करें तो आपके आएंगे जिला एवं सत्र न्यायालय यानी डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट, जो आपके प्रत्येक जिले यानी हर एक जिले में आपके होंगे। जिला न्यायालय के बाद आपका होगा मुंसिफ न्यायालय, जो मुंसिफ न्यायालय भी आपके जिले लेवल पे होते हैं। ठीक है, मुंसिफ न्यायालय के बाद जो सबसे नीचे स्थान आता है ये आपका होता है न्याय पंचायत। न्याय पंचायत ये गांव के स्तर पर होता है, ग्राम स्तर पर होता है, बट प्रत्येक गांव में ये न्याय पंचायत नहीं होती है, बट किसी किसी जो ग्राम पंचायत होती हैं वहाँ पे एक न्याय पंचायत की व्यवस्था भी की गई है। तो हमारे जो एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था थी इस तरीके से, पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर जिला सत्र न्यायालय, फिर मुंसिफ न्यायालय और उसके बाद सबसे नीचे न्याय पंचायत को हमने एस्टेब्लिश किया है। ओके, सो फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, अपॉइंटमेंट कैसे होता है। ओके, ठीक है, सो यदि हम संरचना की बात करें तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट में जो टोटल जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, टोटल 34 जजेस हैं। टोटल 34 जजेस हैं, जिसमें से 33 प्लस 1 33 आपके जजेस होंगे और जो आपका एक होंगे ये आपको होंगे चीफ जस्टिस। (33+1). ओके, सो ऐसा नहीं है कि अभी 34 जस्टिस हैं, 34 जज हैं, ये हमेशा रहते हैं। ये स्ट्रक्चर बदलता रहता है बार बार। जैसे कि जब बात करें 1950 में, उस टाइम पे जो जजेस की संख्या थी ये थी आपकी 7+1, 7 जज थे और एक आपका मुख्य न्यायाधीश था, तो 7+1 मतलब 8 थे। ठीक है, और जैसे कि 1956 में यह जो नंबर थे ये बढ़ के आपके हो गए थे 10+1 यानी 11। ठीक है, स्टार्टिंग में 7+1, 1956 में जब अमेंडमेंट हुआ था तो संख्या थी 10+1 और अभी जो नंबर है यह 33+1। ओके, ओके, अब इनका जो अपॉइंटमेंट होता है, अपॉइंटमेंट कैसे होता है इसको हम समझेंगे। ओके, ओके, सो जो राष्ट्रपति का अपॉइंटमेंट होता है, ओके, सो जो अपॉइंटमेंट होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ओके, सो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटेड किए जाते हैं और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा जो बाकी जजेस होते हैं ये राष्ट्रपति ही अपॉइंट करते हैं, बट उसमें जो सीजीआई होते हैं, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस होते हैं,
उनकी सलाह मशवरा करके हम उनको अपॉइंटमेंट किया जाता है। यदि कि कहा जाए कि जो अपॉइंटमेंट होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का या फिर सुप्रीम कोर्ट के जो और भी जजेस हैं, इनका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही किया जाता है। ओके, सो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होने के लिए हमारे पास कुछ न्यूनतम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो संविधान में मेंशन की गई हैं, उनको आज हम डिस्कस करते हैं। तो जो पहला टर्म है जैसे उनको हम बारी बारी समझते हैं, पहला पॉइंट है कि उन्हें भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे जो पहली शर्त है यह है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। जो भारत का नागरिक होगा वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर पहुंच सकता है। ओके, सेकंड पॉइंट है कि आपका उसने हाई कोर्ट में किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल के लिए जज होना चाहिए किसी भी हाई कोर्ट में। पहली शर्त क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्या है? हाई कोर्ट में 5 साल के लिए जज होना चाहिए। तीसरा है कि यदि वो किसी हाई कोर्ट में जज नहीं भी होता है तब भी वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकता है। उसके थर्ड शर्त ये है कि उन्हें किसी भी उच्च न्यायालय में या निम्न न्यायालय में 10 साल तक एटलीस्ट वकील के पद पर होना चाहिए। ठीक है, इसमें संविधान में सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है इनके लिए कोई न्यूनतम कोई मिनिमम एज लिमिट नहीं बताई गई है कि इनकी मिनिमम एज 50, 35, 40 ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। कुछ शर्तें बताई गई हैं कि भारत का नागरिक होना चाहिए, सेकंड हाई कोर्ट में 5 साल के लिए जज होना चाहिए, या थर्ड उन्हें किसी भी उच्च न्यायालय या निम्न न्यायालय में 10 साल तक ऐसा वकील के पद पर होना चाहिए। ये कुछ शर्तें होती हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए। ओके, अब इनकी शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति, जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उनके द्वारा नियुक्त किया गया हो, वो सीजीआई के लिए शपथ दिलाता है। ओके, सो फ्रेंड्स, हम बात करें कार्यकाल के बारे में कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कार्यकाल कितना होता है, कि संविधान में क्या मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर संविधान में कोई फिक्स टर्म नहीं दिया गया है कि ये 5 साल तक या 10 साल तक के लिए अपने पद पर रहेंगे। जो यहाँ मेंशन है ये है कि आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है 65। आप 65 ईयर्स तक अपने पद पर बने रहते हैं। ओके, तो सबसे बड़ी बात क्या है कि 65 साल तक रहना चाहिए, 65 ईयर्स तक रह सकते हैं। इसके अलावा वो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर, मतलब अपना रिजाइन देकर भी अपने पद से मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, या फिर संसद की सिफारिश से, यानी संसद चाहे तो, जिसमें आपका लोकसभा राज्यसभा ये चाहते हैं तो इनकी सिफारिश से भी उनको पद से हटा सकते हैं। तो देखा जाए तो उनको हटाने का भी संविधान में मतलब इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है, उसको हम आगे समझेंगे। अभी के हम करते हैं कि 65 ईयर्स तक कोई पद पर रह सकता है। 65 ईयर्स से पहले वो चाहे तो अपना राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर भी अपने पद से मुक्त हो सकता है। थर्ड, यदि संसद चाहती है तो एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाया जा सकता है। ओके, सो अब हम बात करते हैं टॉपिक में कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाने की प्रोसेस क्या रहेगी। इम्पीचमेंट, ओके, लाइक महाभियोग कह सकते हैं हम इसको, हिंदी में इम्पीचमेंट कहते हैं। राष्ट्रपति को हटाते कैसे हैं? ओके, ओके, सो अब यहाँ पे हम समझते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाने की क्या प्रोसेस है, किस तरीके से हमको हटा सकते हैं। ओके, सो राष्ट्रपति के आदेश पर ही हम उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको हटाया जाता है। इसकी प्रोसेस क्या होती है कि यदि संसद प्रस्ताव पारित करती है, संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति ही उनका जो अंतिम डिसीजन होता है उनके द्वारा हटाया सकता है। ठीक है, तो इसमें
यदि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, लोकसभा में एटलीस्ट 100 सदस्यों को लेकर और राज्यसभा के 50 सदस्य, या तो लोकसभा के 100 सदस्य या राज्यसभा के 50 सदस्य मिलकर एक प्रस्ताव पारित करते हैं राष्ट्रपति को हटाने के लिए। ठीक है, लोकसभा के जो सदस्य होंगे ये लोकसभा के अध्यक्ष को प्रस्ताव पेश करते हैं, एटलीस्ट 100 सदस्य होने चाहिए, और राज्यसभा में 50 सदस्यों का एटलीस्ट होना चाहिए जो प्रस्ताव पारित कर रहे हो, ये अपने सभापति होते हैं, उनको अपने प्रस्ताव पारित करते हैं। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रपति 3 मेंबर्स की कमेटी बनाते हैं जो इस प्रस्ताव की जांच करती है। जब उन्हें लगता है कि हाँ, जो सिफारिश पेश की गई, जो प्रस्ताव दिया गया वो सही है, उसके बाद लोकसभा में और राज्यसभा में विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी के बाद ही राष्ट्रपति, यदि विशेष बहुमत जो पारित होता है तो उसके बाद राष्ट्रपति के आदेश से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाया जा सकता है। अब विशेष बहुमत क्या होता है? टोटल नंबर प्लस जो प्रेजेंट मेंबर है उनका 2/3। ओके, सो टोटल प्लस प्रेजेंट मेंबर का 2/3 से यदि बहुमत होता है लोकसभा में और राज्यसभा में, उसके बाद ही ये राष्ट्रपति आदेश देते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। जब बहुमत पारित हो जाता है, राष्ट्रपति के आदेश से ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाया जा सकता है। ओके, मैं आपके लिए फैक्ट बता रहा हूँ कि अभी तक किसी भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इम्पीचमेंट या महाभियोग के द्वारा हटाया नहीं गया है। एक 1991 में वी रामास्वामी जस्टिस थे, उनको प्रोसेस जो इम्पीचमेंट का प्रक्रिया थी ये लाया गया था, बट वहाँ पे जो गवर्नमेंट थी, जो वहाँ पे एक पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, उन्होंने वोटिंग करने से मना कर दिया था, तो ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी। सो अभी तक हमने इस वीडियो में देखा कि नए राष्ट्रपति शपथ कौन दिलाता है, क्या उनका कार्यकाल होता है, राइट, वो कैसे हटाते हैं। ओके, तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इनका कार्य क्षेत्र क्या होता है, इनकी एरिया क्या होती है, कहाँ पे कार्य करते हैं, कैसे ये गवर्नमेंट के लिए हम कैसे संविधान के ये प्रोटेक्ट करते हैं। इन सब चीज़ों को हम आपके अगले पार्ट में समझेंगे। ओके, थैंक यू।